क्या महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है? क्या अजित पवार और शरद पवार फिर से एक होने वाले हैं? और क्या महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन महायुति की सरकार गिर जाएगी? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। एक बार फिर से यही चर्चा चल पड़ी है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से खेला होने वाला है और खेला भी बिल्कुल वैसा ही जैसा 2022 में हुआ था, शिवसेना के टूटने पर और उसके बाद एनसीपी के टूटने पर। अब एक बार फिर से यह चर्चा चल पड़ी है कि अजित पवार और शरद पवार फिर से एक होने वाले हैं और इसी के चलते महायुति गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी। अब ये बातें आखिर चल क्यों रही हैं और कहां से शुरू हुई हैं? तो जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ, नई सरकार महाराष्ट्र में बनी, उसके बाद से अजित पवार और शरद पवार की पार्टी के नेताओं की मुलाकात एक के बाद एक बढ़ने लगी और उन्हीं ने इन चर्चाओं को हवा दी है। जैसे आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण के बाद और जब विधायकों का शपथ ग्रहण चल रहा था, उस दौरान अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई। उसके बाद शरद पवार की पार्टी और अजित पवार के साथ जो है तमाम नेताओं ने मुलाकात की। शरद पवार के पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने अजित पवार से मुलाकात की और इन्हीं सब ने हवा दे दी। सबसे पहले शरद पवार की पार्टी के विधायक शशिकांत शिंदे अजित पवार से मिलते हैं। उसके बाद रोहित पाटिल जो विधायक हैं एनसीपी शरद पवार की पार्टी से, वो अजित पवार के साथ मुलाकात करते हैं। तो क्या इन बातों में सच्चाई है कि आखिर महायुति एक बार फिर से टूट जाएगा और एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी? और अगर बन जाएगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अब क्योंकि देखिए, जब शिंदे शिवसेना को तोड़कर आए, जब अजित पवार जो है शरद पवार की पार्टी को तोड़कर आए, तो आखिर वक्त तक वो भी यही कहते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब चर्चाएं ये लगातार चल रही थी कि क्या पार्टी टूट जाएगी, आखिर क्या होगा, तो वो सब लोग उन बातों को बैलेंस करने में लगे थे। अब क्या इसी तरह की बातें ये नेता भी बैलेंस कर रहे हैं क्या? जब शशिकांत शिंदे अजित पवार से मुलाकात करते हैं और जब मीडिया उनसे बात करती है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ सरकार से जुड़ी हुई बातें और क्षेत्र से जुड़ी हुई बातों के लिए हमने मुलाकात की। ऐसे ही जब पाटिल से बात होती है, यानी कि रोहित पाटिल जो है अजित पवार से मिलते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में होने वाले डेवलपमेंट को लेकर डिप्टी सीएम से, यानी कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही वो कहते हैं कि ऊर्जा विभाग के तहत अपने क्षेत्र में नए डीपी लगवाने के मुद्दे पर वो उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मिले हैं। अब दूसरी तरफ ये खबरें हैं कि नहीं, चाचा भतीजा फिर से कुछ खेल करने वाले हैं। आपको याद होगा जब न्यूज लॉन्ड्री को अजित पवार ने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि इस बात में कोई शक नहीं है कि शरद पवार के दिमाग में कब क्या चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ शरद पवार जानते हैं और कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि शरद पवार की मुलाकात भी बीजेपी के नेताओं से हुई थी सरकार बनाने को लेकर, लेकिन बलि मैंने दे दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उस बलि का फायदा ले रहे हो शरद पवार और उन्हीं की शय पर एक बार फिर से महाराष्ट्र में जो है सियासी उठापटक देखने के लिए मिल जाए। अब इसी के साथ जो है, अब एक और बड़ी बात समझिए आप, अजित पवार गुट की एनसीपी के सांसद प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, वो शरद पवार से मिल रहे हैं। यानी कि मुलाकात दोनों तरफ से है। उधर शरद पवार की पार्टी के विधायक अजित पवार से मिल रहे हैं और इधर अजित पवार की पार्टी के सांसद जो है वो शरद पवार से मिल रहे हैं। और जब प्रफुल्ल पटेल से और सुनील तटकरे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हम तो शरद पवार जी का जन्मदिन था तो उसकी बधाई देने आए थे। तो यानी कि जो मुलाकातों का सिलसिला है, आखिर ये अचानक से क्यों बढ़ गया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी में सबसे पहली बात तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अगर अजित पवार या फिर शिंदे टूटकर उधर चले जाते हैं तो क्या सरकार बना लेंगे क्या? और क्या बीजेपी इतनी आसानी से जाने देगी क्या? तो इसके पीछे के कारणों पर भी बात करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आप उस आंकड़े को समझिए कि जब महाराष्ट्र का चुनाव जीता महायुति ने तो आखिर किसकी कितनी सीटें और कैसे हुई। 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में और जिनमें से 200
35 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन ने जीती और महज 47 सीटें एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी ने जीती। अब आप एनडीए के भीतर जो पार्टियां हैं उनका आंकड़ा देख लीजिए। 235 में से 132 तो अकेले बीजेपी के पास है, 41 सीटें अजित पवार के पास है और 57 सीटें एकनाथ शिंदे के पास है। अब ऐसे में महाविकास अघाड़ी की आप सुन लीजिए, तो महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 20 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16 और महज 10 सीटें शरद पवार की पार्टी एनसीपी के पास है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। कुल मिलाकर 47 होती है। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 145 सीटें होनी चाहिए, तभी आप सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अब बीजेपी के पास इतना मजबूत आंकड़ा पहली बार नहीं है। इस बार 132 है, 2019 में 105 थी और 2014 में 122 सीटें थी बीजेपी के पास। तो बीजेपी मजबूत स्थिति में महाराष्ट्र में हमेशा है, लेकिन टूट फूट की राजनीति उसके बाद भी हुई। तो क्या इस बार की मजबूत स्थिति में भी टूट फूट की राजनीति को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है? अब ऐसे में इस बड़े कारण को आप समझिए कि 2019 में टूट इसलिए हो गई थी क्योंकि बीजेपी के पास अपने पास 105 थी, बाकी जो सहयोग से मिली थी वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से मिली थी और उनके पास एक बड़ा नंबर था, अब यानी कि 50 प्लस था। और अब उसके बाद इस बार की स्थिति अलग है, मजबूत आंकड़ा सिर्फ बीजेपी के पास और उधर विपक्ष के पास तो बहुत डामाडोल स्थिति। अब अगर मान लीजिए कि शरद पवार के साथ या फिर महाविकास अघाड़ी के पास अजित पवार टूटकर चले जाते हैं, अपने 41 विधायक लेकर चले जाते हैं, तो इनके पास कुल आंकड़ा होता है 88 का और बहुमत के लिए चाहिए 145 सीटें। अब मान लीजिए कि शिंदे भी क्योंकि तमाम मजबूरियों में है, उनके मन मुताबिक जो है विभाग उनको नहीं मिला, मुख्यमंत्री का पद तो उनको खैर मिला ही नहीं, भूल जाइए। इसी चक्कर में जो है जब विभाग मन मुताबिक नहीं मिले, मंत्री उनके मन मुताबिक नहीं बने, उनकी पार्टी के नेता, तो कुछ ने इस्तीफा भी दिया। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 57 विधायक लेकर जो है एकनाथ शिंदे भी अगर महाविकास अघाड़ी के पास चले जाए, तब आंकड़ा कितना होता है? अब आप इनको जोड़ लीजिए, 47 महाविकास अघाड़ी की, 41 सीटें अजित पवार की तो हो जाती है 88 और 57 सीटें एकनाथ शिंदे की तो हो जाती है 145। यानी कि बहुमत के आंकड़े की एकदम लकीर पर, बॉर्डर पर आकर रुक जाते हैं। तो यानी कि बहुमत का आंकड़ा तो ले लिया और बीजेपी के पास 132 यानी कि अल्पमत में चली गई। अब जो अदर हैं, जिनमें से जैसे एआईएमआईएम के सांसद है और अदर हैं, उनको मिला लीजिए तो 6 वो हैं। क्योंकि अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बीजेपी को भी बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम जो है 13 सीटों की जरूरत है। तो 6 अगर अदर भी दे देंगे तब भी काम नहीं चलेगा। और फिर जैसे एआईएमआईएम है या बाकी है, वो ज्यादातर महाविकास अघाड़ी को समर्थन कर सकती है। तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति डामाडोल हो सकती है। लेकिन यहां एक मजबूरी, एक समस्या को आप समझिए। देखिए अजित पवार जब तक बीजेपी के साथ है तो आपने देखा होगा कि उनकी संपत्ति भी कैसे छोड़ दी गई है और कैसे तमाम केस जो है उन पर जो ईडी के छापे, सीबीआई के छापे लग रहे थे वो रुक गए थे, घोटाले वाली चीजें रुक गई हैं। ऐसे ही एकनाथ शिंदे का है, एकनाथ शिंदे जब तक उनके साथ है तो सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति वो उद्धव ठाकरे की करके आए हैं तो वापस घर लौटने की स्थिति में नहीं है। तो एकनाथ शिंदे जितनी भी मजबूरी में हो रहेंगे बीजेपी के साथ ही, और जब तक एकनाथ शिंदे नहीं जाते हैं अजित पवार के साथ तब तक महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं बना सकती। तो यानी कि ये मुलाकात सिर्फ मुलाकातें हैं, यूं कहा जा सकता है। यानी कि ये मानकर चलिए कि ये मुलाकातें हैं और मुलाकातों तक ही इनको रखिए, क्योंकि ये मुलाकातें सरकार बदल देंगे, सरकार बना लेंगे, ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आती। वो तभी हो सकता है जब एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों बगावत कर दें, और ऐसी स्थिति अभी के परिवेश में नजर नहीं आ रही। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरी स्थिति को, इन मुलाकातों को कैसे देख रहे हैं? क्या खेला हो सकता है, नहीं हो सकता है महाराष्ट्र में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।